Hello dear students, welcome back to our channel. Today we are doing the second lecture of the 16th chapter of biology, class 9. We are going to start with the lecture. इसमें हम आज bacterial diseases के बारे में पढ़ने वाले हैं. But before I start, genuine simple request, please do like, share and subscribe the channel. Okay, so let us start. नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. आई एम श्योर आपको फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी. और अगर आपको उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज एज आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग. नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसके बारे में हमने थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है. अब हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं. अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आप लोगों को क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ नेम्स होते हैं. आप लोगों के लिए सिमिलर लगेंगे आपको, और सिमिलर ही उसके जो डिजीजेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखने की कोशिश करिए. मैं आपको बताती जाऊँगी कि हाँ, एग्जाम में देखो किसी भी डिजीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आपको डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो पता होना चाहिए, और उसकी जो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें क्या काम करने चाहिए, मतलब हाउ टू प्रिवेंट बीइंग अफेक्टेड बाय दैट डिजीज़. वो प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम जिनको कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. कुछ केसेस में आपको यहाँ पे मेडिसिन भी बताई हुई है, तो मेडिसिन अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड. अदरवाइज आपको कॉजल ऑर्गेनिजम्स, सिम्टम्स और प्रिवेंशन, ये तीन चीज़ ज़रूर याद रखनी है. एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को मेनली, दैट इज बिटवीन दी बैक्टीरियल एंड वायरल या प्रोटोजोन. मतलब वो कॉजल ऑर्गेनिज्म भूल जाते हैं कि इस डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है ना. पे अटेंशन टू दैट. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डिजीज़ है हमारी कॉलेरा. कॉलेरा के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये हमारी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिजीज़ है, इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है और इसमें हमारा डाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल डिजीज. अब देखो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कॉलेरे. विब्रियो कॉलेरे इस बैक्टीरियम का नाम है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया विब्रियो कॉलेरे. बैक्टीरियम है जो कि इंक्यूबेशन पीरियड है इसका फ्यू आवर्स टू 6 days. मतलब आपने कहीं बाहर किसी ऐसे प्लेस में खाना खाया जो कि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, या कहीं और से आपने ये इन्फेक्शन कैच किया, तो जब आपको इन्फेक्शन आ जाएगा आपकी बॉडी में, तो विद इन अ फ्यू आवर्स ही उसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं. जैसे हम बाहर से कोई चीज़ खा के आते हैं ना, आपने सुबह खाई है तो दोपहर तक आपको वॉमिटिंग, स्टमक एक, डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाएगा. यूजुअली बहुत जल्दी होता है, बट इन सम केसेस इट मे टेक सम मोर डेज, लाइक अप टू 6 days. मतलब इंक्यूबेशन पीरियड आपको ध्यान होगा क्या है कि आप जब इन्फेक्ट हुए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, तो इन्फेक्शन का जो डेट है उससे वहाँ तक आपको काउंट करना है जहाँ पे कि आपको उस पर्टिकुलर बीमारी के, डिजीज के सिम्टम्स दिखने शुरू हुए. तो दैट इज नोन एज द गैप, द ड्यूरेशन इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड. जहाँ से आपको इन्फेक्शन हुआ और जहाँ से सिम्टम्स नजर आने शुरू हुए, वो ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. अब इसमें जो सिम्टम्स दे रखे हैं, देखो आपको सिम्टम्स लेबल करने को आएगा, सिम्टम्स लिखने को आएंगे. तो सिम्टम्स क्या होगा, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, नो यूरिनेशन, लिटिल और नो यूरिनेशन, क्योंकि वॉमिटिंग में इतना सारा पानी निकल जाता है बॉडी का, और जो स्टूल है वो भी वाटरी है, तो यूरिनेशन स्टॉप हो जाता है, यूरिनेशन नहीं हो पाता. यूरिनेशन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, इसका मतलब ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा. जो यूरिया है वो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि पॉइजनिंग होती है, लिवर में एक्यूमुलेट होता है, सॉरी, और किडनी में भी होता है, लिवर में भी होता है. तो इससे क्या होता है कि पॉइजनिंग हो जाती है, इंटरनल पॉइजनिंग ऑर्गन्स की, एंड द पेशेंट में डाई ऑल्सो अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला. ठीक है, यूरिया एक्यूमुलेट होता है जो कि पॉइजनस है. ट्रीटमेंट में क्या दे रहे हैं, सलाइन वाटर इंजेक्शन टू सप्लाई वाटर टू द ब्लड. मतलब ब्लड जो है हमारा फिल्टर नहीं हो पा रहा है ना ढंग से, तो उसको उसकी फिल्ट्रेशन हो सके, हम जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि गाढ़ा हो जाता है खून, उसको पतला करने के लिए, तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस मोर लिक्विड इनटू द ब्लड, सलाइन वाटर इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनस. मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें सलाइन वाटर इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ब्लड में मिलके ब्लड की जो डेंसिटी है उसको कम कर दे. कॉलेरा, अब ये स्प्रेड कैसे होता है, इट इज जर्म थ्रू फीको ओरल रूट. मतलब फूड एंड वाटर के थ्रू. जब देखो ओरल रूट है जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं,
वो आपके खाने के थ्रू गया वो, और जब वो फीकस जो वेस्ट मटेरियल है अगर किसी पेशेंट का वो ओपन में है तो उस पर फ्लाइज बैठती हैं, कंटेमिनेशन वहीं से होता है, फ्लाइज बैठी उस पर जाके वेस्ट मटेरियल पे और वही जाके खाने पे बैठ गई, फूड स्टफ पे बैठ गई, तो वो कंटेमिनेशन हो गया है ना, स्प्रेड ऑफ डिजीज हो गई, और फिर वही खाना हमने खाया या वो फूड स्टफ हमने खाया तो हमारे अंदर वो इन्फेक्शन चला गया। तो डस्ट और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लाइज, क्योंकि वो फीकल जो मैटर है वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट का वो पड़ा हुआ है ओपन में, उस पर डस्ट गिर रही है, वही डस्ट हमारे खाने में जा रही है, या जो भी हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं इज नॉट वेरी, जो बहुत हाइजीनिक नहीं मेंटेन्ड है, अगर हम उसको कंज्यूम करें तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो फ्लाइज हैं वो जर्म्स को कैरी करती है, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनके लेग्स पे, उनके विंग्स पे वो स्टिक हो जाता है, एंड हम जो है वो उसको ओरली कंज्यूम कर लेते हैं फूड स्टफ को। प्रिवेंशन मेथड क्या हो सकते हैं? गुड सैनिटेशन, साफ सफाई रखिए, किलिंग फ्लाइज, मक्खियां नहीं रहने दीजिए अपने आसपास, कीपिंग द फूड एंड कट फ्रूट प्रॉपरली कवर्ड, जो भी आप फ्रूट्स कट करके रख रहे हैं या खाना रख रहे हैं उसको कवर करके रखिए, और बाहर का बाजार का कभी भी फ्रूट्स, जो कटे हुए फ्रूट्स मिलते हैं वेंडर्स पे, प्लीज डू नॉट कंज्यूम देम। बॉइलिंग, स्पेशली समर्स में ना, वो वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब कट करके सेल किए जाते हैं, तो डोंट कंज्यूम, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बॉइलिंग वाटर यूज करें ड्रिंकिंग के लिए, एंड ईटिंग वेल कुक्ड फूड। उसके बाद इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग एंटी कॉलरा इंजेक्शन, जो आता है वैक्सीन आती है, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग दिस डिजीज। ठीक है, ये प्रिवेंटिंग है, क्योर के लिए दवाई आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर जो है अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज, ये कौन सा, ये देखो टाइफॉइड का बैक्टीरिया दिखा रखा है, ये है सैल्मोनेला टाइफी, ये एक फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम है, फ्लैजिला है ना, इसके चारों तरफ आपको फ्लैजिला नजर आ रहे हैं। फ्लैजिलम क्या होते हैं? ये जो है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको सिंगल को बोलते हैं फ्लैजिलम, बहुत सारे हैं तो फ्लैजिला। तो ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया है। इट इट अटैक्स द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की ही डिजीज है। कंटिन्यूस फीवर रहता है, रेडिश इरप्शंस, अच्छा फीवर जो है कि जो कि आफ्टरनून में, दोपहर के बाद ना बढ़ जाता है। रेडिश इरप्शंस अपीयर ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। कॉजेटिव ऑर्गन जो है ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला टाइफी, इट इज अ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम। पेशेंट पासेस आउट द जर्म्स इन हिज एक्सक्रीटा, अगेन ये भी वेस्ट मटेरियल से ट्रांसफर हो रहा है। फ्लाइज जो हैं वो एक्सक्रीटा पे बैठती हैं और फिर कंटामिनेशन ऑफ फूड करती हैं, पर्टिकुलरली ऑफ मिल्क, दूध के कंटामिनेशन से ज़्यादा स्प्रेड होता है ये डिजीज। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है अराउंड 7 to 12 days, मीन्स 1 to 2 weeks। रिकवरी के बाद पेशेंट के वीकनेस बहुत बहुत ज़्यादा, टाइफॉइड में रिकवरी के बाद भी पेशेंट बहुत वीक रहता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत वीक रहता है, तो उसको बहुत लाइट फूड खाना चाहिए, जो कि लाइट फूड का मतलब ये होता है ऐसा खाना जिसकी हमें डाइजेस्ट करने में, जिसको हमें दिक्कत ना हो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस ना पड़े, आराम से डाइजेस्ट हो जाए, दैट इज नोन एज लाइट फूड। मतलब कम तला हुआ भुना हुआ खाना ऐसा नहीं खाना चाहिए, कम तला भुना खाइए, ऑयली फूड अवॉइड करिए, दैट इज नोन एज लाइट फूड। रिलैप्स भी हो सकता है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बीमारी रिलैप्स भी कर जाती है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जो लोग रिकवर कर जाते हैं वो भी कैरियर होते हैं उस डिजीज के, उनके अंदर भी जर्म्स रहते हैं। इसके लिए जो मेडिसिन है, जो क्योर है इसका, दैट इज क्लोरोमाइसिटीन। आपने ये पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में कि एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स एक ऐसी ड्रग्स हैं जो कि क्या होती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें दी जाती हैं, तो ये क्लोरोमाइसिटीन है। ठीक है, ये डिजीज़ है। अच्छा, ये जो डिजीज़ है ना, एक चीज़ आपको बतानी है, ये आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि डिजीज़ का ये सॉरी, ये जो मेडिसिन है, सॉरी डिजीज़ नहीं मेडिसिन, ये जो मेडिसिन का नाम है ना, ये मेडिसिन में जो कंपाउंड होता है उसका नाम है। मेडिसिन का जो मार्केटिंग नेम होगा, मतलब वो कौन सी कंपनी उसको सेल कर रही है, किस नाम से सेल कर रही है, वो चीज़ अलग होती है। ये उस सॉल्ट का नाम है, उस केमिकल का नाम है जो कि उस जो दवाई है, जो मेडिसिन है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसको अलग अलग कंपनी सेल करते हैं ना, तो उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे कि हम अगर बुखार के लिए नॉर्मली हमने सुना होगा, है ना, पैराएसिटामोल लेते हैं, हम जो दवाई लेते हैं दैट इज नोन एज पैरासिटामोल। एक्चुअली इट इज पैरा एसिटामोल, पैरा पोजीशन पे जो भी केमिकल्स होते हैं उसके हिसाब से ये। तो पैरासिटामोल जो है वो फीवर की ड्रग है, एंटीपायरेटिक है। ड्रग्स के भी नेम्स होते हैं ना कि कौन सी किस बीमारी के लिए होती है, जैसे कि पेन किलर्स होती हैं, तो एंटीपायरेटिक जो होती है वो फीवर को क्योर करने के लिए होती है, तो एंटीपायरेटिक्स में हम पैरासिटामोल लेते हैं यूजुअली, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वन।
लेकिन उसके मार्केट में नाम क्या क्या हो सकते हैं, क्रोसिन के नाम से बिकती है, पैरासीटामोल के नाम से सेल होती है, सेप्ट्रान आती थी पहले, और भी बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं। पैरासीटामोल बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आती है ना, निमेसिलाइड के साथ आती है, ताकि पेन किलर की भी काम करती है और फीवर को भी क्योर करती है। तो दवाइयों के नाम जो कंपनी रखती है वो अलग चीज़ है, और उसमें जो केमिकल है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ये केमिकल का नाम है, जो पर्टिकुलर केमिकल यूज़ हो रहा है उस बीमारी को क्योर करने के लिए। ये उसका जो मेडिकल जो मार्केट में जो नाम है दवाई का वो नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। कि प्रिवेंशन, एंटी टाइफॉइड इनोकुलेशन शुड बी रिपीटेड एवरी ईयर, मतलब एंटी टाइफॉइड वैक्सीन देनी चाहिए, इनोकुलेशन मतलब वैक्सीनेशन, एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लाइज, गंदगी नहीं होनी चाहिए, मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए।